मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर आप पूरे चैप्टर का रिवाइज करवा दो, सारे चैप्टर के फॉर्मूले बना दो, कुछ नोट्स बना दो ताकि हम एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाए और हमारे अच्छे नंबर आए, हम एग्जाम में कुछ करके आए। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा है कि आज सभी चैप्टर्स के, क्लास 11 के सभी चैप्टर्स के बहुत ही अच्छे अच्छे फॉर्मूले और कुछ नोट्स आपको मैं रिवाइज करवा दूं। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा का पूरा मैथ, 11th क्लास का पूरा का पूरा मैथ आप लोग रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ये जो फॉर्मूला है भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस फॉर्मूले के बिना आपका एग्जाम पेपर बन ही नहीं सकता। मतलब कोई भी एग्जाम हो, प्री बोर्ड मतलब पहला फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, फाइनल टर्म हो, यूनिट टेस्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम हो, समझ लेना कि ये वाला फॉर्मूला आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। मतलब नंबर ऑफ सबसेट पूछेगा ही पूछेगा, याद रखना। तो फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, जितने भी सेट्स के अंदर एलिमेंट होंगे, मान लो कि सेट ए है, उसमें एलिमेंट 1, 2 एंड 3 है, तो क्या हो गया? 3 n की वैल्यू कितना हो गया? 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। समझ में आया? आप लोग इस सारे फॉर्मूले को आराम से नोट कर लो। देखते हैं सेकंड फॉर्मूला क्या है। देखो, अगर ए बी का सबसेट है, अब बी सी का सबसेट है, मतलब ए इक्वल टू बी है, मतलब ए के अंदर बी है, बी के अंदर ए है, इसका मतलब ए और बी दोनों सेम ही है, वो अलग अलग नहीं है। सेकंड क्लियर हो गया। थर्ड समझते क्या है? थर्ड में क्या है? फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब कितना भी सेट आप बना लो, कितने भी सेट, समझ लेना कि उसके अंदर फाइव एक सबसेट है। मतलब याद रखना कि फाइव जो होगा हमेशा किसी न किसी का सबसेट होगा। आपके एग्जाम में आएंगे कि फाइव सबसेट है या नहीं है, तो आप लिख देना यस, सभी सेट के फाइव सबसेट होता है। दूसरा क्या है? फोर्थ हमारा है ए यूनियन फाइव। अगर ए और फाइव को यूनियन किया जाए तो पक्का ए ही आएगा, क्योंकि फाइव का मतलब एम्प्टी सेट होता है। तो अगर एम्प्टी सेट को किसी भी सेट में अगर आप मिलाओगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं उसके अंदर। ठीक है, वैसे क्या है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए है तो बच्चे क्या लिखते हैं यहाँ पे ए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन 5, इसका क्या होगा? 5, क्योंकि 5 के अंदर भी कुछ नहीं है और ए के अंदर भी कुछ नहीं है, मतलब 5 है, दोनों में कॉमन क्या आ गया? 5। क्लियर हो गया। और देखते हैं 6 पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएगा। ये सारी चीजें तो आपको याद रखना है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, याद रखना है। सिमिलर एक ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। आप लोग आराम से इस फॉर्मूले को नोट कर लो। हमें रिवाइज करना है, सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है। मैं सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले नोट्स लेकर आया हूं। चलो आप लोग इसे आराम से नोट कर लो। तो पहला पॉइंट हमारा देखते क्या है। पहला पॉइंट है, पता है कि भाई सेट क्या होता है? सेट का डेफिनेशन है। तो आपके एमसीक्यू में पूछेंगे भाई सेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तब बोल दोगे भाई वेल डिफाइंड जो होता है, एलिमेंट को वेल डिफाइन कर दो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा सेट। ठीक है, वैसे इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? एम्प्टी सेट। क्लियर हो गया। ठीक है, वैसे ही फाइनाइट सेट होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है? हम सबको पता है कि भाई एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। वैसे क्या है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या? जिसकी नेचुरल नंबर, वो क्या है? इनफाइनाइट सेट। हमें नहीं पता कितने होंगे नेचुरल नंबर। क्लियर, तो हो गया इनफाइनाइट सेट। तो इन सबको एक बार आप लिख के भी प्रैक्टिस करना, सिर्फ सुनने से नहीं होगा बच्चों। कॉपी निकालो, पेन निकालो, बुक्स निकालो, उनको लिखो, जो मैं बोल रहा हूँ समझकर, वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो, तभी समझ में आएगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। क्लियर। चलो, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। ये हम सबको पता है। अगर ए के अंदर मान लेते हैं, यहाँ पे ए के अंदर क्या है? 1 2 3। ठीक है, अब बी के अंदर भी क्या होगा? 1 2 3, तभी तो दोनों इक्वल सेट्स होंगे। तो इक्वल सेट्स का मतलब है उनके अंदर इक्वल एलिमेंट्स है। आप लोग इसे नोट करो सारे पॉइंट्स को। सिमिलर ये वाला पॉइंट हमें कहता है कि यूनियन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? और। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? ध्यान देना कि अगर यूनियन को शो करना है तो किससे डिनोट करेंगे? और से। और इंटरसेक्शन किससे शो करेंगे? एंड से। ये बहुत सारे बच्चों को हमेशा ही कंफ्यूजन रहता है कि सर यूनियन क्या होगा, उसको और से बोलेंगे, और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है कि दो सेट में कॉमन क्या है, उसे एंड से नोट करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करो, इसे आराम से इन नोट्स को नोट करो। अगर इनको आप अच्छे से नोट भी कर लोगे, समझ करना, आपके सेट्स का ना बहुत अच्छे से रिवाइज होगा, बहुत ही बढ़िया रिवाइज होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब देखते हैं कि रिलेशन फंक्शन में हमें कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या रिवाइज करना, क्या नहीं करना। ठीक है, ध्यान देना। पहली बात यह है कि बेटे रिलेशन का मतलब ही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ए सेट और बी सेट को हम क्रॉस करते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या है? वो एक रिलेशन में आ चुकी है। क्या बन गया उनके बीच में? रिलेशन। तो हम रिलेशन को ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। अगर दो लोगों के बीच में रिलेशन है, इसका मतलब वो एक्स वाई शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? एक्स वाई। इसे बोलते हैं टू डायमेंशन, जिसमें एक्स एंड वाई होगा। ठीक है, बट रिलेशन में तीन लोग आपस में क्रॉस है, तीन लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या है बच्चों? उसका मतलब है कि ये 3D में है, एक्स वाई जेड। आपके बुक में एग्जांपल में 3D के ऊपर एक क्वेश्चन है, एग्जाम में वो आता भी है, याद रखना। ठीक, कर लेना, एग्जांपल है वो। ठीक, एग्जांपल 4 या 5 होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्या बोलेगा कि सर हमने 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, मतलब क्रॉस किया है, उसका मतलब एक्सप्लेन कीजिए। तो आप बोलोगे कि सर वो 3D है, 3 डायमेंशन में, वहां पे एक्स वाई जेड आएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ए और बी है, एक्स वाई है, तो सिंपल है, ए जो है एक्स से डिनोट होगा, और जो बी होगा वो वाई के इक्वल होगा, क्योंकि एक्स एक्स के इक्वल होता है, वाई वाई के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। वैसे ए सेट में पी एलिमेंट है, बी सेट में क्यू एलिमेंट है, तो क्रॉस में पी क्यू ही आएगा। मतलब ए सेट में 5 एलिमेंट है, ठीक है, बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितना होगा? 5 3 15 एलिमेंट। कितना होगा? 15। क्लियर हो गया। ए में हमारे पास 5 एलिमेंट है,
बी में हमारे पास कितना है 3, तो 5 इंटू 3 15 एलिमेंट। ये याद रखना है फॉर्मूला, बहुत आसान है, काउंट भी कर सकते हो। ए क्रॉस 5 हमेशा 5 होगा, बच्चों को ये याद नहीं होता है लेकिन याद कर लो, ट्रू फॉल्स में आएगा कि ए क्रॉस 5 क्या होता है, आपको याद हमेशा ही रखना है। क्लियर हो गया? चलो ये पॉइंट है, बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि सर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस बी ए इक्वल होता है नहीं होता, तो हम बोलेंगे नहीं, ये कोई मल्टीप्लाई तो है नहीं। मल्टीप्लाई में आप जानते हैं कि 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 इक्वल होता है, लेकिन यहां पर इक्वल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सेट्स के फॉर्म में है, यहाँ एक्स वाई अपने अपने जगह को चेंज कर लेंगे जिसकी वजह से इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। क्लियर? आप लोग थोड़ा सा एग्जांपल लेके ट्राई करना, आ जाएगा। बाकी सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लो, इस सब मैंने कहीं ना कहीं आपको बोल के एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, और देखते हैं फंक्शन का ये वाला फॉर्मूला। भाई साहब ये वाला फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला फॉर्मूला जो है ना, कसम से कमाल है। मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या है ये? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, 2 की पावर p मल्टीप्लाई q। अब p और q क्या होता है समझाता हूं। मान लो कि एक a सेट है, इसके अंदर p एलिमेंट है, एंड b सेट है, इसके अंदर q एलिमेंट है। तो समझ जाना, क्या समझना है आप लोगों को, यही कि इनका जो नंबर ऑफ रिलेशन होगा, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, 2 की पावर p मल्टीप्लाई q। फॉर एग्जाम्पल p जो हमारा है 3 है, q जो हमारा 2 है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 की पावर 6 मतलब 64। ये हमारा आंसर होगा, समझे? ये सब चीजें आपको याद होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो देखते हैं अगला। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हर बच्चे का मतलब पता नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या, हर बच्चे को डाउट है। मतलब पता नहीं क्या हो जाता है बच्चों के, बच्चे पढ़ना पसंद ही नहीं करते कि सर 150 फॉर्मूले है, 100 फॉर्मूले, हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, हम फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है, मैं बता दूं करना क्या तुम लोगों को। ठीक है, करना यह है, कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, उनको आप थोड़ा सा ट्रिक से याद करना। जैसे कि ये 4 फॉर्मूले, ये 4 फॉर्मूले नहीं है, ये 4 फॉर्मूले नहीं है, ये चारों एक ही फॉर्मूला है। इनको थोड़ा सा सोच लोगे ना तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, बहुत आसान है। बट इनमें से इस फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, आपको करना ही करना है किसी भी कीमत पर। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इसे भूलना मत, प्लीज रिक्वेस्ट है कि इसे करना जरूर, बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचोगे तो आ जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला भाई साहब पूरा का पूरा, ये फॉर्मूला ट्रिगो, फ्यूचर में इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस लिमिट डेरिवेटिव। मतलब मैं ये कैसे बताऊं, मतलब मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ाता हूं, हर क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं कॉलेज के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो ये वाला फॉर्मूला तो रटा हुआ है भाई। ये भूल जाओ अलग बात है। मतलब इस फॉर्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन का आना कंपलसरी है, क्योंकि 12th में इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, लिमिट्स, हर क्वेश्चन में, मतलब हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में ना आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। मतलब पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में ना आप कोई फॉर्मूला करो ना करो, लेकिन इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर लो। बस जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो इससे रिलेटेड वो कर लो। एग्जाम में एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आएगा आएगा, एक क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। मेरी गारंटी है कि इस टॉपिक से, इस फॉर्मूले से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बच्चों कर लेना, इसको भूलना मत, जितने क्वेश्चन मिले इसके ऊपर कर लेना। ठीक है, चलो बाकी देखते हैं और कौन सा काम का आएगा। जैसे ये वाला फॉर्मूला sin 2x में, ये वाला फॉर्मूला बहुत काम आता है, एग्जाम में आता है। जैसे इसके साथ ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। और क्या है, इनको एक बार देख लेना, इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, लेकिन ये एक बार जरूर करना, मतलब भूलना मत इसको। देखो अभी ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं हुआ था, सोचा कि 2-3 फॉर्मूला होगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता। चलो देखो इस पेज पे हमें कौन सा फॉर्मूला करना है। देखो बेटे एक या 2 बार इसे प्रैक्टिस कर लेना, मैं नहीं बोलता इसे रट्टा मार के जाओ, 1 या 2 बार प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा। लेकिन ये रहा, इन चारों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इन चारों पे डिपेंड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। वो कंपलसरी है, सीबीएसई का रूल है, प्राइवेट स्कूल का रूल है, मतलब एजुकेशन का रूल है कि इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन फॉर्मूलों को करना है, 150-200 फॉर्मूले नहीं करने हैं। अगर आपने इन फॉर्मूलों को याद कर लिया तो ये भी ऑटोमेटिक आपको याद होगा, ये भी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। मेरी गारंटी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझोगे आ जाएगा। ठीक है, बस छोड़ के नहीं जाना है, हिम्मत नहीं हारना है बेटे, एग्जाम होगा। देखो आज हिम्मत हार जाओगे, कल दोबारा 12th में पढ़ना है ना, फिर कॉलेज में पढ़ना है। देखो एजुकेशन के थ्रू ही आप लोग लाइफ में कुछ कर सकते हो, है ना। तो इस चीज को छोड़ना मत, अंडर एस्टिमेट मत करना, छोड़ना मत, बहुत पछताओगे। तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना, लेकिन पढ़ना है। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूं, आप मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, सर ये सिखा दो, सर ऐसे पढ़ा दो, सर मुझे इस पर डाउट है, सर मुझे ये फोबिया है, वो सब मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो इसको नोट करो, समझो एक बार क्या है क्या नहीं है। अब हम आ गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ खास फॉर्मूले नहीं है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ये फॉर्मूले आते हैं काम, इसलिए मैंने लिख लिया है ताकि आप लोग को रिवाइज हो जाए। ठीक है, क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए भाई आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है, -1। ये तो हर जगह यूज होगा, हर जगह। ठीक है, फिर आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, -i। ठीक है, कुछ बच्चे इसे प्लस आई लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई क्यूब की वैल्यू क्या होगा, -i, याद रखना। और फिर आई की पावर 4 हो या आई की पावर 8 हो या आई की पावर 12 हो, सबकी वैल्यू क्या होगा, 1। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। वैसे बहुत आसान है।
बाकी आप लोगों ने देखा क्वेश्चन को सोल्व क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखे होंगे। ऐसे फॉर्मूले जो यूज होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉम्प्लेक्स नंबर के ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम किया। कैसे? देखो, जो ये दो फॉर्मूले है ना, ये मेरे जो वन शॉट वीडियो था ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, आपने देखा होगा कि मैंने इन दोनों फॉर्मूला का कितना अच्छे से यूज किया है। पूरे एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला यूज नहीं है, लेकिन मैं वो फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन फॉर्मूला है, आपके एग्जाम में एक नंबर नहीं कटेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। फॉर्मूला यूज करना बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, यूनिक फॉर्मूला, जिसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बीच में रिलेशन है। मतलब आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा फॉर्मूला, ठीक है? तो आपको क्या समझना है कि एक ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों ही यूज हो जाए, ठीक है? आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत अच्छा फॉर्मूला ये। और फोर्थ फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला आपने बहुत बार देखा होगा, कहां पे? रेशनलाइज करते समय, याद है ना? रेशनलाइज। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिना रेशनलाइज के ये चैप्टर तो कभी नहीं होगा। ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो रेशनलाइज में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ये आपको समझना है। बहुत अच्छा चीज है ये, आप लोग इसे नोट कर लो। से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिवाइज करने के लिए, वो तो अभी हमने फॉर्मूला को डिस्कस किया था। अब क्या है, कुछ पॉइंट्स है। जैसे कि आपको याद रखना है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्लस करें, तो क्या करना है? रियल वाले पार्ट्स एक साथ प्लस हो जाएंगे और इमेजिनरी वाले पार्ट्स एक साथ प्लस होंगे। सिमिलर, जब हम यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे जो नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है ना, कि फर्स्ट वाले, जैसे कि यहाँ पे देखो Z1 हमारे पास क्या है? A प्लस बी आई, Z1 हमारे पास क्या है? A प्लस बी आई। Z2 हमारे पास क्या है? Z2 हमारे पास है C प्लस डी आई। हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जो सिंपल हम करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, वही यूज करना है। A को C से, A को DI से, तो मतलब AC प्लस ADI। सिमिलर, B को C से, B को DI से। अब यहां क्या करेंगे? रियल वाले एक साथ लिख लेंगे, AC प्लस BC, और वहां से I कॉमन निकाल लेंगे, तो AD प्लस BD। तो कहने का मतलब है कि प्लस वाले में आप रियल वालों को अलग से प्लस करते हो, इमेजिनरी वालों को अलग से प्लस करते हो, लेकिन मल्टीप्लाई वाले में ऐसा नहीं होता है। दोनों को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लेना है। अब देखते हैं कि जो मेन पॉइंट है यहाँ पे क्या है। ये कह रहा कि हमें पता है I की पावर में क्या हो? 4 या उसकी मल्टीपल, तो क्या आएगा? 1। अगर वैसे ही I की पावर 4 हो, उसका मल्टीपल हो, साथ में 1 ऐड हो जाए, तो I आएगा। सिमिलर, 4 हो, मल्टीपल में हो, प्लस 3 हो, तो क्या आएगा? माइनस का I। मतलब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लो, समझ लो एक बारी। द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रहा। कॉन्जुगेट के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% श्योर आपके एग्जाम में आएगा। तो कॉन्जुगेट को समझना है। कॉन्जुगेट में बस इतना आसान है कि I के बगल में जो भी साइन होगा, प्लस है तो क्या बन जाएगा? ये माइनस। मतलब I वाले का साइन चेंज हो जाता है कॉन्जुगेट में, ये रियल वाले का साइन चेंज नहीं होता है। अब हम आगे हैं लीनियर इनइक्वालिटी। मतलब ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। ये लेस देन है, ये मोर देन है, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, बस आपको थोड़ा सा ये समझना है बस। बाकी ये तो आपको आता ही है। बस इसमें एक लाइन आपको याद रखना है जो मैं बताऊंगा, क्या कि अगर कुछ क्वेश्चन में ऐसा है तो बच्चे करते क्या है? ये बच्चे कर देते हैं ऐसा, बस हो गया। नहीं, अगर x के पास अगर नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को जब हटाएंगे तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। इस साइन का लेस देन इक्वल टू का साइन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। ये आपको याद रखना है, ठीक है? लीनियर इक्वालिटी में कुछ रिवाइज नहीं करना है, वर्ड प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर लेना, काफी होगा। बस ये मतलब समझ लेना, ठीक है? ये नहीं कि एक और एग्जांपल देख लो, माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो बच्चे क्या करेंगे? ऐसा कर देंगे, माइनस का 3/2। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आप लोगों को? ऐसा करना है, x लेस देन इक्वल टू माइनस का 3/2। मतलब लीनियर इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज करना ही करना है। बच्चे ये बात भूल जाते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, फिर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये सब सोचते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को। तो मैंने ये बता दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूं, तो मुझे आइडिया है कि बच्चे गलती क्या क्या कर सकते हैं। आप लोगों को गलती नहीं करना है। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को देखकर, ठीक है? हमें इसमें रिवाइज क्या करना है, कौन से फॉर्मुले यूज होंगे, क्या ट्रिक्स है, सब कुछ रिवाइज करेंगे प्रॉपर, ठीक है? बस आप लोग कॉपी पेन लेकर रखो, फॉर्मुले को नोट करो। अभी कभी करना, यानी कि बाद में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी रिवाइज होगा ही नहीं, ठीक है? मुझे पता है मेरे बच्चे रिवाइज करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं इसमें क्या है। ये जो मैंने लिखे फॉर्मुले, ये बहुत काम के फॉर्मुले हैं। ये सिर्फ परमुटेशन कॉम्बिनेशन में नहीं, अभी बायनोमियल का रिवाइज करवाऊंगा, वहां भी बताऊंगा ये कैसे काम आएगा। तो देखते क्या है। तो ये वाला फॉर्मुला आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे, ये वाला फॉर्मुला यूज होगा। ये वाला फॉर्मुला तो हर जगह यूज होगा, इसके बिना तो कोई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को कैसे, ध्यान दे रहा। क्वेश्चन है 8C5, सिंपल है, 8 फैक्टोरियल इस फॉर्मुले के हिसाब से, n - r, 8 में से 5 गया तो 3 फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, बस
ऐसा करना है, इसको एक बार आपको ओपन करना, सॉल्व हो जाएगा। इधर एक और फॉर्मूला था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये रहा, ये वाला फॉर्मूला। जब भी NC 0 हो, क्या हो, 0, या NC N हो, मतलब नीचे 0 हो N हो, तो पक्का आंसर 1 आएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? मतलब 0 हो N हो, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा 1, आपको सॉल्व करना नहीं है। सिमिलर यहां 1 हो, क्या हो 1, और N-1 हो, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं देता हूं एग्जांपल, समझाता हूं। जैसे ये वाला है 10C0, इसका आंसर कितना आएगा 1। वैसे ही 10C10, इसका आंसर भी कितना आएगा 1। अब देखते हैं इसका एग्जांपल क्या होगा। यहाँ पे है 10C1, इसका आंसर आएगा 10, एन है ना पे। वैसे 10C9, इसका आंसर भी क्या आएगा 10। कितना आसान था, सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। चलो एक और फॉर्मूला जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है, ये रहा। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर एग्जाम में पूछे कि रिलेशन बताओ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बीच में, तो ये रहा। ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कॉम्बिनेशन भी आता है, परमुटेशन भी आता है। और देखो, अभी तो हमने देखा है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, अब क्या देखना है, परमुटेशन का फॉर्मूला। तो परमुटेशन के फॉर्मूले में पहला तो ये है, ये मेन फॉर्मूला है, हम सबको पता है, ठीक है। यहां पे भी देखो, NP 0 हो तो 1, NP 1 हो तो N, ये डिफरेंस है। देखो ये वाला तो बिल्कुल सेम है कॉम्बिनेशन की तरह, लेकिन ये सेम नहीं है। NC 1 में क्या था, हमारा 1 था, लेकिन यहां पे NP 1 में क्या है, N है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है इसका। बाकी यहां पे अगर ये दोनों सेम हो, NP N मतलब 10P 10 हो, तो समझ लेना वो 10 फैक्टोरियल है। मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंस है, ये सेम है, बाकी सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ये याद रखना। ये ट्रिक्स भी बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोल सकते हो, बहुत कुछ है, ये बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और था कॉम्बिनेशन में, ये वाला NCR1 प्लस NCR2, ये था फॉर्मूला। NCR1 इक्वल में NCR2 है, ये याद रखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके 7.2 या 3 में क्वेश्चन भी है इसके ऊपर। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा N, क्या हो जाएगा N, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो कुछ पॉइंट्स पे याद करते हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखना है कि n कभी नेगेटिव नहीं होता है, n कभी 0 भी नहीं होता है, ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। क्या, n कभी नेगेटिव नहीं होगा, n कभी 0 नहीं होगा। दूसरा बात क्या रखना है, n जो होगा हमेशा r से इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा, ठीक है, r के इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा। मान लेते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है, वहां पे n का वैल्यू आ गया 10, n का वैल्यू आ गया -2, तो आप सीधा बोलोगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमने रिवाइज कर लिया है, आप लोग इसे आराम से नोट कर लो। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। बाइनोमियल थ्योरम का क्या है, बहुत आसान चीज है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको एक फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद भी नहीं रखना है, मैं याद करवाता हूं अभी क्या अभी। कैसे, a प्लस बी है, पावर n है, सिंपल है, NC0, शुरुआत कैसे होगा NC0 से। अब a की पावर क्या हो जाएगा यहां पे, तो शुरुआत करना है NC0 से, तो यहाँ पे a की पावर क्या होगा n, जो यहां होगा वो यहां पे होगा, ठीक है, और यहाँ पे b की पावर क्या होगा 0। अब क्या करना है, ध्यान देना क्या बता रहा हूं मैं, यहां जो n है ना, a की पावर वो कम होगा और यहां बढ़ेगा, बस यही तो काम है। क्या है, NC1, a की पावर यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे कम हो जाएगा, कम हो जाएगा n-1, यहाँ b की पावर 1। मैंने क्या बोला, यहाँ वाला पावर कम होगा, यहाँ वाला पावर इंक्रीज होगा, बस यही तो फॉर्मूला है, मतलब कुछ है ही नहीं है, बस इतना आसान है, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, काम बन जाएगा, ठीक है। चलो एक बार करते हैं इसको, NC2 ये हो जाएगा a n-2, b की पावर क्या हो जाएगा 2, डॉट 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 ऐसा कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों को डाउट होगा, सब नेगेटिव आया तो क्या करेंगे, तो ध्यान दो, a माइनस बी n है यहाँ पे, ठीक है, कैसा करना है, NC0 a की पावर n माइनस बी ले लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे माइनस बी की पावर 0, प्लस NC1 a की पावर n-1 हो जाएगा ये माइनस बी की पावर 1। समझे, कुछ नहीं है, जहां जहां हम बी ले रहे थे ना, आपको क्या लेना है माइनस बी रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस याद रखना, यहाँ पे बच्चे माइनस मत कर देना, हम माइनस यहाँ लेके चल रहे थे, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस ही चलेगा। NC2 a की पावर n-2 और माइनस बी की पावर 2, बहुत आसान है। इस फॉर्मूले में कुछ रिवाइज नहीं करना है, तो सा बस एक दो बार लिख के प्रैक्टिस करना, एक दो एग्जांपल करना, इनफ है, बहुत ज्यादा है। मैंने बाइनोमियल का एक एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया था, वो वीडियो देखो, जो भी क्वेश्चन टिक लगवाया तो प्रैक्टिस करना, इसी फॉर्मूले से काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होगा, जैसे कि NC0 जो कि हमने देखा था अभी 1 होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। चलो तो बच्चों अब हम आ चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब जीपी, एपी तो खत्म हो गया है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है, सिर्फ हमारे पास इस बार सिर्फ हमारे पास है जीपी। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ फॉर्मूला है ही नहीं इसके अंदर, बाकी प्रैक्टिस है। देखो कैसे,
अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट, क्या लिखा हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट, तो समझ जाना कि वो इसकी बात कर रहा है। फर्स्ट टर्म हमारा होगा ए अपॉन आर, सेकंड टर्म होगा ए, थर्ड टर्म होगा ए आर। एक ही क्वेश्चन में क्या लिखा हो, सम एंड प्रोडक्ट, याद रखना एक ही क्वेश्चन में। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, मैंने अपने वन शॉट वीडियो में करवाया भी है, एनसीईआरटी वाले वीडियो में टिक भी लगवाया है, आप वो वीडियो देखो, समझो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड में क्या है, ये है हमारा टर्म का फॉर्मूला, जो सबको पता है, ये सम का फॉर्मूला, ये दोनों ही फॉर्मूले होते हैं जीपी के, बस और कुछ नहीं होता है। अगला क्या है, ये याद रखना, आपको क्या याद रखना है कि वन को 1 + 1 + 1 + n टाइम्स प्लस करेंगे तो क्या आएगा, n, क्या आएगा, n। मैं देता हूं एग्जांपल, देखिए बोला मैंने 1 + 1 + 1 + डॉट 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 लिखा 10 टाइम्स, क्या लिखा मैंने, 10 टाइम्स, तो सिंपल आंसर क्या आएगा, 10। उसी तरीके से अगर हम 1 को n टाइम्स प्लस करेंगे तो हमारा n आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे, तो मैंने लिख दिया है। बाकी है अर्थमेटिक मीन का, ये रहा फॉर्मूला a + b/2, ज्योमेट्रिक मीन का √ab, ये आप लोगों को ध्यान देना है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, किसी भी कीमत पे आता है, आना कंपलसरी है, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए नया है। क्लास 10th में हमने एपी पढ़ा था ना, क्लास 11th में क्या पढ़ा, जीपी। और ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन दोनों ही न्यू है, तो न्यू सिलेबस हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। बाकी ये वाला फॉर्मूला यूज होता है किस क्वेश्चन में, एएमजीएम वाले क्वेश्चन में। देखो मैंने 3 या 4 क्वेश्चन करवाया था अपने वन शॉट वीडियो में, जहां मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था। एक बार आप वो वीडियो देखो, समझो, तब समझ में आएगा ये वाला फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है। बाकी रेशियो का तो पता है, ये फॉर्मूला a2/a1। तो बच्चों अब हम आ गए हैं रिवीजन की सीरीज में स्ट्रेट लाइन के ऊपर। मतलब स्ट्रेट लाइन बच्चों को समझ में आता ही नहीं है, बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, भूल जाते हैं, सर अब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कौन से फॉर्मूले से निकालूं, बच्चे कमेंट करते रहते हैं। तो बच्चों एक बार ये समरी को देखो, इस चीज को देखो, तो सर रीड करो, इसको स्टडी करो। बेटे जो समरी दिया जाता है ना बुक्स के अंदर, वो बहुत डीपली मीनिंग होता है, उसका बहुत मतलब होता है, उसे पढ़ना चाहिए, बच्चे पढ़ते नहीं है। चलो हम पढ़ते हैं, क्या है पहला मतलब ये है कि स्लोप का फॉर्मूला। देखो स्लोप का पहला फॉर्मूला तो पता ही है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। लेकिन स्लोप का एक और फॉर्मूला है tan थीटा, ये भी किसका फॉर्मूला है, स्लोप का। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो स्लोप आप ऐसे निकालोगे, अगर एंगल गिवन है तो स्लोप आप ऐसे निकालोगे। तो स्लोप के 2 फॉर्मूले में रिवाइज कर लिए, ये देखो यहां लिखा हुआ है ना। चलो आगे देखते हैं क्या है, हमें लिखा हुआ है कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस। अब 2 लाइन हमें गिवन है, मान लो लाइन 1 है, लाइन 2 है, ये एंगल गिवन है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो एंगल बिटवीन 2 लाइन, ये वाला होता है फॉर्मूला। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंगल बिटवीन 2 लाइंस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन का आना कंपलसरी है। हमारे बुक में एंगल बिटवीन 2 लाइन के ऊपर 4 क्वेश्चन है, कितने हैं, 4। उन चारों को प्रैक्टिस करना, उन चारों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। और देखते हैं हमारे क्या काम का, ये रहा इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको हम प्यार से ऐसे भी लिखते हैं, y - y1 स्लोप x - x1, क्लियर। तो मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन को या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों ही सही है, आपको प्रैक्टिस करना है, क्लियर। तो स्ट्रेट लाइन के कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हमें रिवाइज करना है, जैसे कि ये स्लोप फॉर्म y = mx + c, मतलब y = mx + c। इस फॉर्मूले के बिना तो आप पूरा चैप्टर कभी नहीं कर सकते। मतलब 50% जो चैप्टर है y = mx + c पर डिपेंड है। देखो रिलेशन फंक्शन के अंदर भी y = mx + c पे 2 क्वेश्चन है, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है, लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और हमारे पास क्या है, ये रहा ये वाला फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तब लगाना है जब इंटरसेप्ट y एक्सिस हो, क्या हो, y एक्सिस। ये कब लगाना है, जब इंटरसेप्ट x एक्सिस हो, ये आपको ध्यान देना है। एग्जाम में बोल देगा भाई y इंटरसेप्ट ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हमें ये लगाना है। गिवन होगा कि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है इतना पे, तो ये लगाना है। तो दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, इग्नोर करते हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। चलो बाकी ये रहा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंदर जो a है वो x पे काट रहा है, जो b है y पे काट रहा है। मतलब आपके बुक्स में जहां जहां लिखा हो ना एक्सेस वाले क्वेश्चन, मैंने अपने वन शॉट वीडियो में बताया था, एक्सेस वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 क्वेश्चन है बुक में, उनको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो ये रहा डिस्टेंस फॉर्मूला। जब एक लाइन है, एक पॉइंट है, मतलब एक लाइन है, ये पॉइंट है, इनके बीच में निकालना है डिस्टेंस, तो ये रहा फॉर्मूला। लेकिन ये वाला जब 2 लाइन हो, अब पैरेलल हो भी, तो उनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, ध्यान रखना। ये पॉइंट और लाइन के बीच का है, ये 2 पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, तो ये याद रखना। ये थोड़ा एक्सेप्शन केस होता है, इसके ऊपर एग्जाम पे क्वेश्चन आता है, बुक्स में बहुत कम है बट एग्जाम में आता है। बाकी इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स में 1-2 प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन इसके क्वेश्चन बस 2 ही 3 है, उसको प्रैक्टिस अच्छे से करना, एग्जाम में आता ही आता है, किसी भी कीमत पे आने का चांस बहुत ज्यादा है। मतलब जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको नोट भी करो, समझो भी क्या मतलब है, तभी एग्जाम अच्छे से हो पाएगा। तो अब हम आ गए हैं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मतलब बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है। मतलब उसके अंदर आप पूरा का पूरा नंबर स्कोर कर सकते हो, बहुत मतलब बहुत आसान है, कहने का मतलब बहुत आसान है, बहुत ईजी है, क्योंकि इसके बारे में बचपन से पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि हमारा सर्कल हो गया, इसके बारे में बचपन से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या रिवाइज करना है। पहला तो ये हो गया भाई सर्कल का जनरल इक्वेशन, ठीक है, जहां पे एच का मतलब होता है, एच और के हमारा सेंटर होता है, आर हमारा रेडियस होता है। पूरा का पूरा सर्कल इसी पे डिपेंड है, पूरा का पूरा सर्कल
इसी पे डिपेंड है। बस एक और चीज है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में आप लोग भूल जाओगे, बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप लोग को बस ये ध्यान देना है। अगला क्या है, पैराबोला। ये रहा भाई साहब पैराबोला का इक्वेशन, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्लियर। देखो मेरा कहने का मतलब है कि अगर y पे स्क्वायर है तो मतलब y के ऊपर ही पैराबोला बन रहा है, अगर x पे स्क्वायर है तो x के ऊपर पैराबोला बन रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिक याद रखना, काम आ जाएगा, ठीक है। बाकी और देखते हैं क्या हमारे पास, ये रहा इलिप्स। इलिप्स, इलिप्स और हाइपरबोला में डिफरेंस देखो, ये देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और बताता हूं मैं, ठीक है। इलिप्स कहता है कि जो नंबर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू होगा, समझ लो वही a है। क्लियर। मतलब यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 9 y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो मतलब ये हमारा a है और ये वाला वैल्यू हमारा b है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई जो x के नीचे a है, नहीं ऐसा नहीं होता कि जो x के नीचे वो a हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। जो इलिप्स के अंदर जो वैल्यू बड़ी होगी, ग्रेटर होगी, हमारा वही a होगा। ये आप दिमाग में डाल लो, वही सही रहेगा, ठीक है। बाकी हाइपरबोला का ऐसा सीन नहीं है। हाइपरबोला का मतलब है कि जो माइनस और माइनस, इस माइनस से पहले जो भी यहाँ होगा, चाहे y के नीचे हो, यहाँ y हो या x हो, फर्क नहीं पड़ता। माइनस से पहले जो भी यहाँ होगा, चाहे छोटा वैल्यू हो बड़ा वैल्यू हो, फर्क नहीं पड़ता, बस माइनस से पहले जो भी होगा वही हमारा a होगा। समझे। दोनों में डिफरेंस क्या है, इलिप्स कहता है a का मतलब है कि बड़ी होनी चाहिए, बस जो बड़ी वैल्यू होगी हमारा a होगा, छोटा वाला वैल्यू b होगा, चाहे x के नीचे हो या y के नीचे हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाइपरबोला का अलग सीन है, ये बोलता है कि माइनस से पहले जो वैल्यू होगी, चाहे x हो, y हो, a हो, b हो, ठीक है, छोटी हो बड़ी फर्क नहीं पड़ता, जो माइनस से पहले होगा वही हमारा a होगा, x y से फर्क नहीं पड़ता। ये डिफरेंस आप दोनों में समझ लेना, बहुत काम का डिफरेंस है। 3D में कुछ ज्यादा रिवाइज करने लायक है नहीं, हमें जानते हैं, क्लास 9 10 में पढ़ चुके हैं कि भाई पहले हमने पढ़ा था 2D जिसमें x और y की बात होती थी, अब क्या हो रहा है 3D जहां पे x y एंड z की बात होगी। तो 3D में हमारे पास ये फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने बचपन से पढ़ रखा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ी रहे, 12th में पढ़ोगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, बस क्या नया ऐड हुआ, ये z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये आप सबको पता है, इसमें ज्यादा कुछ नया पढ़ना नहीं है, इसके बस एक या दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, काफी होगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो चैप्टर है ना, समझ लो 50% पूरा मैथ आपको यही करवाएगा। मतलब लिमिट डेरिवेटिव के बिना 11th तो मुश्किल है, 12th बहुत मुश्किल है। मतलब लिमिट डेरिवेटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने वन शॉट वीडियो अपलोड कर रखा है, प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने समझाया है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हो ना, तो आपको लिमिट डेरिवेटिव में कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में उन्हीं में से आने वाले हैं, वो वीडियो जाकर देखना जरूर, प्लेलिस्ट में होगा। चलो देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या रिवाइज करना है। तो यहां ध्यान देना, क्या है फॉर्मूला, ये मेन है फॉर्मूला, बाकी छोड़ो, ये काम का नहीं है, ये है मेन फॉर्मूला, ये याद रखना आपको, ठीक है। क्या है, लिमिट x टेंड टू a x की पावर a माइनस a n, मतलब इसे नोट कर लो, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और देखते हैं, वो तो एक फॉर्मूला था बस, अब यहाँ पे पूरा खजाना है लिमिट डेरिवेटिव का, पूरा का पूरा क्या है, खजाना, जो आप लोगों को लेना है, सीखना है। यहाँ पर जो सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये वाला, भाई साहब ये वाला फॉर्मूला ऐसा है ना कि आपका बहुत सारे लिमिट्स के क्वेश्चन करवा देगा, जो है ना 13.1 जो बुक में है, उसके कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इस पे डिपेंड है, 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से रिलेटेड आएगा ही आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके फॉर्मूले मतलब आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी ये भी इजी है, सही है, इसे लिख लेना, याद कर लेना। ये वाला फॉर्मूला इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, एक क्वेश्चन वन क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा, मतलब एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, इससे रिलेटेड ट्रिगो वाले जितने भी क्वेश्चन, ट्रिगो वाले मतलब आपके बुक में एग्जांपल में जितने भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, इस क्वेश्चन सोल्व कर लेना। जैसे कि कोई क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x बाय मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे tan x sin x cos x, तो ये कर लेना, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, दिमाग में बैठ जाएगा, आसान बहुत है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, ये रहा, ये 3, ये मेन मुद्दा है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, इसे बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। भाई साहब आप मानोगे नहीं, क्लास 12th का चैप्टर 5 6 7 8 9, मतलब इतने सारे चैप्टर, क्लास 12th के 5 चैप्टर इन दोनों फॉर्मूले से सॉल्व होगा। सोचो, मतलब 80 में से 35 मार्क्स आपके इन दोनों फॉर्मूले पे डिपेंड होने वाले हैं। सोचो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट कितना है, मतलब ये प्रोडक्ट रूल, मतलब ये प्रोडक्ट रूल, ये क्वोशिएंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे वन शॉट वीडियो में जाना, एक बार इसको प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से मैंने उसको बनाया है, बहुत मेहनत लगी थी उस वीडियो बनाने में, सारे कॉन्सेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक है, इस फॉर्मूले को मैंने अच्छे से यूज करना सिखाया है, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है कि ये फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला काम का है, ठीक है। अब हम आ गए हैं मीन मोड मीडियन। मीन मोड मीडियन मतलब क्लास 6 मीन, क्लास 7 मोड, फिर मीडियन। मीन मोड मीडियम में आ चुके हैं, मतलब समझ लो कि मीन मोड मीडियन जब तक आप पढ़ते हो ना तब तक आता रहेगा, ठीक है। तो इसके रट्टा मारने वाला चैप्टर है, पूरा टेबल बनता है, सोल्व होता है, ठीक है। बस यहाँ पे हमारे पास नया क्या है, नया आया है डेविएशन। डेविएशन क्या है, एक तरीके से डेविएशन हमें ये शो करता है कि भाई मीन की वैल्यू अगर बड़ी आ रही है
तो उसे और स्मॉल में कैसे लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, बड़े बड़े वैल्यू को छोटे छोटे में कन्वर्ट करना है, इसलिए डेविएशन को इंट्रोड्यूस किया गया है। चलो देखते हैं पहला फॉर्मूला क्या है, ये रहा, ये हमारा क्या है, मीन डेविएशन, ठीक है, अबाउट मीन, क्लियर। तो इसको सोल्व करना है, वैसे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मतलब क्या है कि मीन निकालना है, फिर दोबारा मीन निकाल के सोल्व करना है, यहाँ पे मीडियन निकालना है, फिर मीन निकालना है, समझे, मतलब डेविएशन का मतलब क्या हो गया, मीन डेविएशन का मतलब हो गया मीन निकाल के मीन निकालना है, यहाँ पे मीडियन निकाल के मीन निकालना है, क्लियर, समझ में आ गया। और देखते हैं बस, और यहाँ पे देखो इसके अंदर ये दिख रहा है आप लोगों को फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन याद करने से अच्छा बता रहा हूं क्या करना है आप लोगों को, मैं बता रहा हूं क्या करना है आपको ना, क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस इन फॉर्मूलों को देख देख कर, क्या बोला मैंने, क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस इन फॉर्मूलों को देख देख कर। इससे क्या होगा कि आपका ना इस फॉर्मूले का ना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अब कुछ बच्चों को फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन करो फॉर्मूलों को यूज करके, समझ कर ऑटोमेटिक ये वाले फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अगर आप सोचते हो कि भाई से पहले याद कर लूं फिर क्वेश्चन करूं, तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, इन फॉर्मूलों को याद करना है, प्रैक्टिस करना है, याद करना है, तब जाके आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा। और देखते हैं हमारे पास आ गया है प्रोबेबिलिटी। देखो बच्चों क्लास 11 का प्रोबेबिलिटी 2 चैप्टर्स पे डिपेंड है, मैं समझाता हूं आप लोग कैसे। पहला है सेट्स और दूसरा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या बोला मैंने, सेट्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसी पे डिपेंड है आपका ये चैप्टर, क्लियर। जैसे कि देख लो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे सेट्स यहाँ पे यूज हुआ है ना, ये पूरा सेट्स पे डिपेंड है, ये सब सेट्स पे डिपेंड है सब कुछ। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्यों मैंने बोला, जब आप एग्जांपल्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, कितने चांस है, वो भी प्रोबेबिलिटी में ही डिपेंड है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी हम क्या करते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, कितने वर्ड्स बन सकते हैं, वो भी चांस पे खेलते हैं, चांस। अब प्रोबेबिलिटी भी क्या है, चांस पे कि कितने हो सकते हैं, इसीलिए दोनों चैप्टर्स आपस में मिलकर काम करते हैं। चलो कुछ पॉइंट्स समझते हैं, जैसे ये रहा, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटा नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता, याद रखना हमेशा, 0 से छोटा नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता, याद रखना कि मैक्सिमम हमेशा प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 है, क्लियर। इवेंट ए होगा नॉट बी, इसका मतलब ए माइनस बी, हमेशा ध्यान रखना, बोलेगा साफ साफ कि क्लास 10th में इतने बच्चे हैं, ये बच्चे पास हो गए, तो ये बच्चे कितने पास नहीं हो सकते, तो हम ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इवेंट ए एंड बी, एंड लगा है ना, इंटरसेक्शन, मैंने कहा था ना सेट्स में एंड का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होगा, यूनियन, ये हमने सेट्स में पढ़ रखा है। आप लोग इन नोट्स को एक बार लिखना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, काम बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने क्या किया है, हमने सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट जो नोट्स थे, फॉर्मूले थे, हमने उसको रिवाइज किया है, आप लोगों ने नोट लिखा भी होगा, समझा भी होगा, फॉर्मूलों का नोट्स बनाया होगा, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे तो काम बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।